नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात करेंगे आज कच्चे तेल की, जहां पर एक रिबाउंड देखने को मिला है। आपको याद दिला दें कि 82 के नीचे भी यहां पर स्तर गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से 83 के ऊपर का कारोबार। बाजार काफी सारे क्यूज को यहां पर वॉच करेगा। आज यूएस का जॉबलेस डेटा है और कल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नंबर्स आने वाले हैं, तो इन सब के बीच में एक चॉपीनेस हमने यहां पर आते हुए देखी है। साथ ही आपको बता दें, कल अक्षय तृतीया है और उसके पहले सोने में हल्की सी खरीदारी और अपॉर्चुनिटी बाइंग हमने आते हुए देखी है। तो सोना ऑफ कोर्स आज पूरा दिन और कल के दिन भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे कि कैसे खरीदें सोना, कहां जा सकते हैं यहां से भाव, और किस तरह का इंटरेस्ट यहां पर मार्केट्स में है, क्या स्कीम्स एंड ऑफर्स यहां पर बाजार आपको देता हुआ नजर आ रहा है। ये सब आपको बताएंगे आज और कल दोनों ही दिन। साथ ही बात करेंगे यहां पर दालों की, जहां पर सरकार की तरफ से हमने एक के बाद एक जिस तरह के नोटिफिकेशंस और मेजर्स आते हुए देखे हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि दालों के भाव ना बढ़ें, सप्लाईज यहां पर पर्याप्त रहें। इसका मतलब इंडस्ट्री के लिए और आपके लिए एज अ कंज्यूमर क्या है, इसके ऊपर भी होगी चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले, केरिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केरिया, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा से। लेकिन शुरुआत सोने के साथ करेंगे, क्योंकि अक्षय तृतीया का समय है और जिस तरह से मार्केट के मूड से पता चल रहा है कि लोग बुकिंग्स भी कर रहे हैं, काफी सारे ज्वेलर्स यहां पर स्कीम्स एंड ऑफर्स लेकर आ रहे हैं, काफी कुछ इन सेंस ऑफ गिफ्ट्स भी यहां पर होता हुआ दिख रहा है। राजीव, कैसी एज ऑफ नाउ अक्षय तृतीया की मांग बनती हुई नजर आ रही है? मॉर्निंग मनीषा। ऑफ कोर्स अक्षय तृतीया एक्साइटिंग एरिया होती है हमारे लिए ईयर की, जहां हम काफी एक्टिविटीज इन्वॉल्व करते हैं कंज्यूमर्स के लिए। जैसे मैंने पहले कहा था, हमने गोल्ड फिक्स प्लान किया था, जहां कस्टमर्स को ओके राजीव, जैसे कह रहे थे कि एक अच्छा खासा उन्होंने प्लान यहाँ पर डिवाइस किया था कि आप कभी भी अपनी गोल्ड की बुकिंग्स कर सकते हैं, और अक्षय तृतीया पर जिस दिन में यहाँ पर सोने के भाव सबसे कम होंगे वो आपको यहाँ पर देने होंगे। तो क्लियरली काफ़ी सारी स्कीम्स, ऑफर्स और सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। आपकी स्क्रीन पर 71,000 के भाव फिलहाल यहाँ पर सोने में है, जो पिछले साल के मुकाबले करीबन 10 से 15% ऑन द हायर साइड है। तो अगर आपने पिछले अक्षय तृतीया भी यहाँ पर सोना लिया था तो अच्छे खासे मुनाफे पर आप यहाँ पर बैठे हैं। ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया का पूरा ही दिन यहाँ पर ऑस्पिशियस होता है। जो भी आप इस दिन यहाँ पर लेते हैं वो आगे जाकर आपको और समृद्धि देता है। और आपको ये भी बता दें कि साउथ इंडिया से यहाँ पर अक्षय तृतीया का पर्व शुरू किया गया था। ये एक गोल्ड बाइंग फेस्टिवल के तरीके से अब मार्केट किया जाने लगा है। तो सोने की खरीदारी इस दिन काफी बेहतरीन होती है। जिन लोगों की शादियां होती हैं वो तो इसी दिन से शुरुआत कर ही देते हैं, लेकिन टोकन बाइंग भी हम यहाँ पर काफी हद तक बनता हुआ देखते हैं। और काफ़ी सारे तरीके हैं यहाँ पर सोना खरीदने के। बार्स एंड कॉइन्स ऑफ कोर्स एक बहुत ही प्रिमिटिव शुरुआत से लोग इस तरह से लेते हैं, लेकिन उसके बाद ईटीएफ्स में खरीदारी, ज्वेलरी की जो खरीदारी है, डिजिटल गोल्ड की जो खरीदारी है, साथ ही साथ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में जिस तरह की बाइंग आती है, तो काफ़ी सारे विकल्प यहाँ पर हैं। राजीव को फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक अजय आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इस अक्षय तृतीया कोई सोना लेता है तो अगले अक्षय तृतीया तक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहाँ जाएंगे भाव? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली मनीषा जी, अगर हम पिछले 2 अक्षय तृतीया की बात करें तो डबल डिजिट रिटर्न हमने आते हुए दिखा। इनफैक्ट पिछले साल से अभी तक की बात करें तो लगभग हम 13-14% का गेन, या उससे पहले भी अगर हम देखें तो प्राइजेस में करीबन 17-18% का गेन अक्षय तृतीया तो अक्षय तृतीया है। करंटली अगर हम फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो कहीं पे भी कोई फंडामेंटल्स में कमी नहीं है। जियोपॉलिटिकल टेंशन अपने चरम पे है, सेंट्रल बैंक की बाइंग है, डॉलर इंडेक्स में नो डाउट अब थोड़ी बहुत रिकवरी है, बट वाई ओ वाई बात करें तो डॉलर इंडेक्स में गिरावट है। तो मुझे लगता है कि अगले 1 साल की व्यू लेकर चलते हैं तो डेफिनेटली डबल डिजिट रिटर्न वापस बनता हुआ दिखाई देगा। नो डाउट हमने पिछले 1.5-2 महीने में जो स्पाइक आता हुआ देखा था, तो करंटली यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा कूल ऑफ मिल जाए तो बाइंग के लिए बेहतरीन मौका रहेगा। वैसे भी हम देखते हैं जब सोने में गिरावट आती है तो बाइंग ज्यादा करके रुक जाती है, लेकिन जब तेजी आ जाती है तो लोगों को बाइंग ज्यादा करना पड़ता है, ज्यादा करने की होड़ लग जाती है। तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन पीरियड में, बट अगले 1 साल की बात करें अक्षय तृतीया तो मुझे लगता है आराम से प्राइस 80,000 के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है डोमेस्टिक मार्केट में। वहीं इंटरनेशनल में भी मुझे लगता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो कूल ऑफ हुआ है उसकी वजह से एक बार हो सकता है 2240-50 तक का एक पुलबैक मिल जाए, वो एक बेहतरीन मौका रहेगा लेने के लिए। बट अगले साल तक मुझे लगता है कि वापस 2450 से 2500 के रेंज में बैर मिनिमम हम सोने को जाते हुए दिखेंगे। तो अगेन डबल डिजिट का रिटर्न सोने में अगले 1 साल के अंदर देखने मिलेगा। ओके तो डबल डिजिट रिटर्न आपको पिछले 2 सालों से मिल रहा है अगर आपने सोना अक्षय तृतीया पे लिया हो, और काफी हद तक यही होप है इस बार भी यहाँ पर ऐसी होती हुई। राजीव, आप हमें बता रहे थे कि आपके पास एक बहुत बेहतरीन स्कीम है, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप कह रहे थे कि अगर अभी बुक किया तो अक्षय तृतीया तक सबसे लोएस्ट प्राइस यहाँ पर देना होगा, तो क्या हमने उसमें इंटरेस्ट आता हुआ देखा है बहुत सारा?
Yes, of course, Manisha. Especially because हमने काफी फ्लक्चुएशन देखी थी गोल्ड रेट में विद अ डिप एंड अ हाई दोनों, तो कंज्यूमर्स वो लिटिल वेरिड एज टू कब परचेस करें, तो इसलिए हमने ये स्कीम ड्राफ्ट की थी कि उनकी कंज्यूमर बेनिफिट के हिसाब से एट द सेम टाइम उनकी फोकस जैसे हमारे डिजाइन पे है ना कि गोल्ड रेट पे। तो ये बेसिकली स्कीम काफी अट्रैक्टिव रही है, रिस्पॉन्स काफी अच्छी है हमारे लिए बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम वी ट्राइड दिस। तो कंज्यूमर अट्रैक्शन वाइज ये काफी अच्छी थी। एट द सेम टाइम ये चलते हमारी बाकी ज्वेलरी की भी सेल अच्छी हुई है फॉर बुकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे डायमंड ज्वेलरी की होती है जो प्राइस कॉन्शियस तो नहीं होती है बट स्टिल जो ओवरऑल मोरल है काफी अच्छी होती है हमारे लिए अक्षय तृतीया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट। यूजली राजीव, आई नो हर ये नंबर हमेशा चेंज होता है और काफ़ी वॉलेटाइल भी रहता होगा डिपेंडिंग ऑन किस तरह की मांग है, बट यूजली इन एंड अराउंड अक्षय तृतीया कितना टन सोना बेच देता है पूरा इंडिया? डिफिकल्ट टू स्पेकुलेट नंबर्स, काफी वाइड मार्केट है हमारी जी। आई वुड नॉट वांट टू पुट इन नंबर्स, इट्स नॉट माय प्रेरोगेटिव एक्चुअली। ओके राजीव, एक फाइनल सवाल यहाँ पर, तो किस तरह के ट्रेंड्स आप आता हुआ देख रहे हैं? जैसे आप कह रहे हैं बुकिंग्स हैं, इंटरेस्ट हैं, अक्षय तृतीया साउथ के साथ साथ वेस्ट में भी अब काफ़ी प्रेवलेंट है, एक्चुअली ओवरऑल इंडिया में ही इसे गोल्ड बाइंग फेस्टिवल के तौर पे देखा जाता है, तो इस बार बाइंग किस तरीके की है? सो काफी सेल्फ परचेस है, मोर इम्पोर्टेंटली डिजाइन्स, क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, ये सब पे ज्यादा एम्फेसिस है। जैसे हम पहले लाइट वेट ज्वेलरी कहते थे काफी ज्यादा, अभी ये सब निकल गया है। इट इज प्राइम, गुड मटेरियल, गुड डिजाइन एंड सेल्फ गिफ्टिंग। सो ये हिसाब से प्रोडक्ट वैल्यू भी अच्छी हो जाती है हमारे लिए बिकॉज कंज्यूमर्स वांट टू बाय समथिंग गुड फॉर देमसेल्व्स। जब हम देखते हैं गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी दोनों की अच्छी सेल हो जाती है and because it is self gifting, the products like bangles, earrings, rings, these move much better for us. इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे राजीव कह रहे हैं कि सेल्फ परचेज यहाँ पर अच्छी खासी है और ऑफ कोर्स दुकानों में अब यहाँ पर फिर से रश देखने को मिला है अक्रॉस कंट्रीज। इस तरह की रिपोर्ट्स हमने बनते हुए देखी हैं। बहुत शुक्रिया राजीव साथ जुड़ने के लिए और वो ट्रेंड के साथ बात भी करने के लिए। अजय, सिर्फ सोना ही नहीं, लोग चांदी भी लेते हैं। राजीव जैसे कह रहे थे कि डायमंड भी यहाँ पर अच्छा खासा जा रहा है, तो जिस तरह के चांदी के व्यूज़ हैं और ज़्यादातर लोगों को लगता है कि चांदी बेहतर परफॉर्म करेगी, 80, 90, 95 लाख रुपए तक की भी बातें यहाँ पर इस साल के एंड तक हो रही हैं, तो आपको लगता है चांदी में भी इंटरेस्ट है? बिल्कुल मंजय जी, हम चांदी को पोर्समैन गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। जो लोग ने मिस कर दी अपनी रैली गोल्ड में, तो ज्यादा करके हम देखते हैं एक बैकअप चांदी की तरफ ही लोगों का ध्यान रहता है। और साथ में चांदी में पिछले 10 सालों में चीजें चेंज काफी हुई है। एक माइंस की जो आउटपुट है उसमें हमने कमी आते हुए देखी है। साथ में जो स्टॉक थी उसमें कमी थी और ईटीएफ के द्वारा लोगों का इन्वेस्टमेंट डिमांड चांदी में काफी बढ़ा है। साथ में हम रिसेंटली हम देखते हैं 5G, ईवीज, इन सब में भी चांदी का यूसेज बढ़ा। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल यूज काफी ज्यादा बढ़ रहा है, सप्लाई में कमी है और जिन लोगों ने गोल्ड की रैली मिस आउट की है वो अब चांदी पे ध्यान दिया। इसका एक बैरोमीटर है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो। अगर आप गोल्ड सिल्वर रेशियो 1 साल का देखेंगे तो हमने देखा रिसेंटली 90 के पार नहीं जा पा रहा है, क्योंकि जिस ढंग से जियो पॉलिटिकल टेंशन या पैंडेमिक के समय एक कंसर्न था, तो लोगों का रुझान सोने में ज्यादा था। बट अब धीरे धीरे सोने से मूव करके चांदी में आ रहा है। इसके रिजल्टेंट ही हमने अभी 85 तक का लेवल लास्ट मंथ में आते हुए देखा। तो मे बी पॉसिबल है थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे, बट डेफिनेटली ईयर एंड तक की अगर बात करें तो मुझे लगता है 95,000 तो बैर मिनिमम है। बट लाख का भी लेवल अगर ये साल अगर टच कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इंपोर्ट्स के फिगर्स भी हमने पिछले 6-8 महीने में जो इंडिया से देखे वहां पे भी हमने काफी एक एग्रेशन देखा है। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड भी है, कंजम्पशन डिमांड भी है और दोनों की तरह जो बैरोमीटर वो भी हमें एक अट्रैक्टिव दिखा रहा है। तो चांदी शुड बी है बेस्ट पिक अगेंस्ट गोल्ड आल्सो। तो सोना और चांदी दोनों में यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए और आपको अच्छे खासे रिटर्न्स की उम्मीद आगे जाकर यहाँ पर मिल सकती है। लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर, और पराली जलाने वाले किसानों को अब एमएसपी नहीं मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्यों को ऐसे किसानों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था शायद इसी साल से लागू हो सकती है और इस खबर पर ज़्यादा डिटेल्स के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी असीम मनचंदा हैं। असीम, इसकी कॉन्वर्सेशन और ये बातचीत पिछले 1 आध साल से चली रही थी क्योंकि सरकार इस इशू को सॉल्व नहीं कर पाई है, लेकिन ये एक बहुत बड़े तरीके से उनको पनिश करने की बात हो जाएगी कि जो पराली जलाने वाले किसान हैं उनको एमएसपी ही नहीं दिया जाएगा। तो क्लियरली हम यहाँ पर पंजाब और हरियाणा की ज़्यादा बात कर रहे हैं। हाँ जी, सही कहा आपने। देखिए, अगर मैं अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक के पीरियड की बात करूं तो उस दौरान
दिल्ली एनसीआर में काफी ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। वहां पर एक कमेटी बनी, कमेटी ने ये सुझाव दिया था कि जो किसान पराली जलाते हैं उनको एमएसपी का बेनिफिट जो है वो नहीं दिया जाए। तो केंद्र सरकार उसको अमल करने की तैयारी कर रही है। जो सूत्र बता रहे हैं कि केंद्र ने राज्य सरकारों को ऑलरेडी एक चिट्ठी लिख दी है। जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जो भी सचिव हैं उनको एक चिट्ठी लिखी गई है और कहा गया है कि आपको इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और ये होगा कैसे, खासतौर पर काफी मुश्किल है इसको इम्प्लीमेंट करना। तो ये कहा गया कि जो इसरो है उसकी मदद से आपको पिन पॉइंट करना पड़ेगा कि कौन सा किसान है, वो कौन से खेत के अंदर पराली जला रहा है, तो उसकी जमीन के रिकॉर्ड में वो घटना दर्ज कर ली जाएगी। इतना ही नहीं, जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड है उसको भी निर्देश दिए गए कि आप इसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार कीजिए। पहले आप किसान की जो जमीन का रिकॉर्ड है आप उसको देखेंगे और उसके बाद ही उसको एमएसपी का बेनिफिट देंगे। तो सरकार का इरादा है कि इसको इसी साल जिससे लागू करा दिया जाए, ताकि जब भी अक्टूबर आए तब लोगों को, दिल्ली एनसीआर के लोगों को पोल्यूशन का सामना ना करना पड़े। तो सरकार को लगता है कि अगर इससे ये स्टेप लिया जाएगा तो आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन कम हो सकता है और पराली जलाने की घटनाओं में भी कमी आ सकती है। सरकार लगातार ये भी कोशिश कर रही है कि जो भी किसान है उनसे पराली खरीद ली जाए ताकि उनको जलाने का मौका ना दिया जाए। तो उसके ऊपर भी काम काफी तेजी से चल रहा है। असीम, ऑफ कोर्स जैसे ये काफ़ी करना ज़रूरी भी था, लेकिन ऐसे समय में जहाँ पर सरकार इलेक्शंस के मोड में है और हमने ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर इन फेवर आते हुए देखी हैं। क्लियरली ये ज़्यादातर पंजाब में होगा। फूड मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को ये दिया जाएगा, राज्य सरकारों को इसको यहाँ पर करना होगा। कैसे देखते हैं आप इस पूरे प्रोसीजर को? आज ही सही कहा आपने, अभी चुनाव इन दोनों राज्यों के अंदर होने बाकी है और उससे ठीक पहले सरकार की तरफ से ये कदम आया। लेकिन ये भी बता दूं कि जो सरकार ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को आधार बनाया। सुप्रीम कोर्ट लगातार सरकार को निर्देश दे रहा था, कि कह रहा था कि आप लगातार इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं लेकिन कोई भी कंक्रीट स्टेप आप उसको लेकर के नहीं उठा रहे हैं। हर साल हमको इस पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है और पिछले 5 से 6 सालों से लगातार हियरिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है और हर साल हमको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। और उसमें से ये कहा जाता है कि ये जो अधिकतर पोल्यूशन है वो पराली जलाने से आता है। तो सरकार को कहीं ना कहीं कड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो अब सरकार ने जो लेटर एक राज्यों के केंद्र सचिवों को लिख दिया, उनसे कहा है कि आप इसके अंदर हमको सहयोग कीजिए और हम ये चाहते हैं कि पराली जलाने की घटनाएं कम हो जाए। और जल्दी सरकार एक इंसेंटिव स्कीम्स भी लेकर के आ सकती है किसानों के लिए, कि अगर वो पराली देंगे तो उनको इंसेंटिव्स ज्यादा दिए जाएंगे। तो ये एक टू वे मैकेनिज्म सरकार इसको बनाने की तैयारी कर रही है। ऑलराइट, तो वो बड़ी खबर ऑफ कोर्स आती हुई जिसके बड़े रिपरकशंस भी हो सकते हैं। असीम, बहुत शुक्रिया वो लेकर आने के लिए। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, ऑफ कोर्स एट अ टाइम जहां पर सारे के सारी चीज़ें हम यहां पर किसानों के हिसाब से या कंज्यूमर्स के हिसाब से, इन्फ्लेशन रोकने के हिसाब से कर रहे हैं, अगर एमएसपी पराली जलाने वालों किसानों को नहीं दिया जाता है तो एज एन एग्री एनालिस्ट आप इस खबर को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मुझे काफी कंसर्न्स है, बिकॉज एक तरफ हम फार्मर को, गवर्नमेंट को देखना है, दूसरी तरफ से पॉल्यूशन का जो कंसर्न्स है वो हम ज्यादा करके देखते ही हैं। बट आई थिंक सुप्रीम कोर्ट जब इस पे कुछ लेके आता तो ऑलरेडी सब चीज को देखा है। तो मुझे लगता है थोड़ा एक इंफॉर्मेशन डिस्बर्स करने की बात है। मुझे लगता है कि अगर काफी टेक्नोलॉजी, इनफैक्ट मैं दिल्ली में कुछ एग्री शोज में भी गया था, वहां पे बताया जा रहा था कि जो पराली है उसको हम लोग बायो फ्यूल के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब जो मैसेज है वो फार्मर के ग्राउंड लेवल तक जाएगा तो डेफिनेटली फार्मर भी इस चीज के पर्याप्त दिखेंगे। बिकॉज मैंने काफी फार्मर से भी कनेक्ट हुआ था बीच में, तो वो बोलते कि हमारे पास कोई साधन ही नहीं है कि हम इसका करें क्या। तो ये जानकारी जैसे जैसे फार्मर्स के पास जाएगी तो एक वेलकम डिसीजन और एक हम जो एनवायरमेंट की बात करें तो वहां पे भी हम बचाव देखते हैं। बट डेफिनेटली एक मैसेज जो है वो प्रॉपरली अगर डिस्पर्स होगा तो डेफिनेटली एक विन विन सिचुएशन रहेगा। बट काफी क्रिटिकल है, बिकॉज इलेक्शन का पीरियड भी है और एमएसपी एक ऐसा मुद्दा रहा है सरकार के लिए जो काफी ज्यादा एक सेंसिटिव रहा है। तो इस बीच में अगर ये आता है तो मुझे लगता है मैसेज एक प्रॉपरली डिलीवर होता है तो एक विन विन सिचुएशन रहेगा, पॉल्यूशन के लिए भी और फार्मर्स के लिए भी, दोनों के लिए। आपने सही कहा कि आपने एक चीज करने को मना तो कर दिया, लेकिन उसका करें क्या और उसकी क्या फैसिलिटीज हैं और कितनी हैंड होल्डिंग वहां पर लगेगी, क्या अवेयरनेस है, कैसे उसमें से बायोफ्यूल या बायो फर्टिलाइजर, वो एक यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये नहीं करना बता दिया लेकिन क्या करना है उसमें अगर राज्य सरकारें और फूड मिनिस्टर क्लियरली यहाँ पर ठीक से बात कर पाते हैं तो एक वो, जैसे आपने कहा, एक विन विन रह सकता है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे दालों की, और अजय तो ऑफकोर्स हमारे साथ हैं ही, आपके लिए स्ट्रैटेजीज भी लेकर आएंगे उस तरफ।
को लेकर यहाँ पर बाजार लगातार गर्म है ही बिकॉज अब सरकार के बाद डीजीएफटी ने भी पीली मटर के अक्टूबर 2024 तक ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बाजार को लग रहा था शायद ये नहीं आएगा, जिस तरह से मिनिस्ट्री की तरफ से आ गया और वो शायद काफ़ी रहेगा, लेकिन हमने एक फॉलोअप वहाँ से आता हुआ देखा। बड़ी बात यह है कि लगातार तीसरी बार सरकार ने इसकी मियाद बढ़ाई है। ऐसे में सवाल ये है कि अब इतना सारा पीला मटर बाजार में ऑलरेडी आ चुका है, जितनी फसल है उससे ज़्यादा इंपोर्ट की बातें यहाँ पर हो रही हैं, और भारतीय बाजारों पर अब इसका क्या इम्पैक्ट है, आगे जाके किस तरह की डिमांड और प्राइसेस अब देखने को मिल सकते हैं, और इन सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी दालों के दाम कम क्यों नहीं हो रहे। हमारे साथ हैं एग्री फार्मर एंड ट्रेडर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा। सुनील जी नमस्कार। प्रॉब्लम यहाँ पर तुअर से शुरू हुई, हमने फिर उड़द पे वो कंसर्न्स आते हुए देखी, अब चने को लेकर भी यहाँ पर चिंता है, पीली मटर वैसे ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। तो जिस तरह के सरकार की तरफ से हमने मेजर्स आते हुए देखे हैं, आप कहेंगे कि ये बहुत थॉट आउट स्ट्रैटेजी है या फिर बहुत ही कंफ्यूज्ड एंड इम्पल्सिव रिएक्शंस हैं ये? मनीषा जी, जब आपको याद हो तो आपके शो में जब मई में सरकार ने मई और जून के लिए एक्सटेंड किया था, तब भी मैंने कहा था कि मटर एक लिमिट तक ही चना या तुअर का सब्स्टिट्यूट करेगी, बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट नहीं करेगी। यदि हमें तुअर की सप्लाई बढ़ानी है तो हमें तुअर के बारे में सोचना होगा, चने की सप्लाई बढ़ानी है तो हमें चने के बारे में सोचना होगा। और मैंने आपके उसी शो में मांग की थी कि चने की ड्यूटी जो है हमें कम कर देनी चाहिए, ताकि बाहर क्लियर मैसेज जाए कि हमें चने की इंपोर्ट की आवश्यकता है, ताकि वो देश जो है हमारे लिए चना उगाए। और ये एक अच्छी बात है कि मटर के साथ साथ सरकार ने चने की ड्यूटी जो 66% है उसको घटा के 0% कर दी गई है। उससे एक बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो बिजाई हो जाएगी, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बिजाई करीबन 20-25 जून तक होती रहती है, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मैसेज जरूर होगा। जहां तक मटर की बात है, मैंने पहले भी कहा था कि मटर हमें 0% ड्यूटी पे इंपोर्ट अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मटर ऑलरेडी हम 12-13 लाख टन इंपोर्ट कर चुके हैं और 3 लाख टन और इंपोर्ट हो जाएगी, 16 लाख टन मटर इंपोर्ट हो जाएगी। करीबन 8 लाख टन मटर का भंडारण हमारे विभिन्न पोर्टों पे है, वो जो मुझे लगता है कि सफिशिएंट से ज्यादा है। इतनी मटर की हमारे पास खपत नहीं रहेगी, और इसका इम्पैक्ट ये भी दिखाई दे रहा है कि आज के दिन मटर जो है बाहर विदेशों से डिस्पैरिटी में इंडिया हो गई है। बाहर भाव बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो इंडिया के अलावा चाइना, दुबई वगैरह भी लेवल आ गए हैं। कुछ रशिया में भी वेदर ठीक नहीं होने की बात भी कर रहे हैं, इसलिए रशिया आज देखोगे तो आप आज के भाव के हिसाब से हम यदि देखें तो 4000 के पड़ता है, जबकि रशिया हमारे पोर्टों में भाव आज 39 है। तो जो मैं बातें कह रहा था वो रिफ्लेक्ट भी हो रही है, बाजार भी उसको वैसे ही रिएक्ट कर रहा है। एब्सोल्युटली। अब मेरे दो सवाल हैं, पार्ट ए और पार्ट बी यहाँ पर सुनील जी। एक तो ये कि जब हम ड्यूटी खोल देते हैं और जैसे आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अब ज़्यादा बुआई कर पाएगा, तो क्या हम इंटरनेशनल किसान को यहाँ पर ज़्यादा दे रहे हैं और अपने किसान के साथ क्या हम सही कर रहे हैं, वो एक है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से हमने भारत दाल सरकार को यहाँ पर बेचते हुए देखा है, अब ये सरकार इतनी सारी भारत दाल चना के हिसाब से बेच चुकी है कि वहाँ पर भी बफर की चिंताएं हैं। मनीषा जी, 3 सेगमेंट हमारे यहाँ, किसान है, कंज्यूमर है और ट्रेडर या मिलर है, और तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो किसान है वो मिलर भी हो सकता है, जो किसान है वो कंज्यूमर भी हो सकता है, जो मिलर है वो भी कंज्यूमर हो सकता है। तो मुझे लगता है तीनों के जो इंटरेस्ट है वो सरकार को देखने होते हैं। तो जहां तक चने की बात है, चूंकि चना 10% की बुआई कम थी, 10% यील्ड कम है, तो 20% चने की सप्लाई हमारे पास कम थी, तो हमें मिलें भी चलानी है और हमें कंज्यूमर को सप्लाई भी करनी है। तो एक हद तक यदि चना आता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जहां तक मैंने मटर का बोला, मटर सरकार ने 3 महीने की विंडो खोली थी, वहां तक ठीक थी, लेकिन मई जून को एक्सटेंड करना, अब जून से आगे तक का एक्सटेंड करना, मुझे लगता है ये किसानों के हितों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। जो इंपोर्टरों ने किया उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो उनकी पड़ता है उससे नीचे माल आ गया तो उनको घाटा होने की संभावना रहेगी। तो आगे हो सकता है कि सरकार की पॉलिसी यदि बार बार यूं चेंज होती है तो वो इंपोर्ट ना करे या इंपोर्ट कम करे। तो हमें इन तीनों सेगमेंट को देखते हुए हमें बात करनी होगी और हमें सोचना होगा। ओके सुनील जी, एक फाइनल सवाल। तो ये तो हुआ इलेक्शन वाला साल और काफ़ी सारे स्टेप्स और मेजर्स हमने सरकार की तरफ से आते हुए देखे हैं। ये साल शायद ऐसा है जब पॉलिसी मेजर्स स्पेशली एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा आए हैं। आपको क्या लगता है जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद हम इन नीतियों में कुछ बदल फिर से आता हुआ देखेंगे? वो एक। और दूसरा, अब यहाँ से अगले 6 महीने के लिए दालों को लेकर अवेलेबिलिटी और प्राइसेस आप कैसे बनता हुआ देखते हैं?
जहां तक मई जून की बात करूं, मई जून में डिमांड नहीं रहती है, न कि शादियों की सीजन रहती है, और बल्कि बारिश से पहले हरी सब्जियां भी काफी मात्रा में अवेलेबल रहती है, आम का सीजन भी रहता है। तो मुझे लगता है कि मई जून 2 महीने या किसी भी आप पिछले भी रिपोर्ट देखें तो कभी भी तेजी नहीं आई, न मुझे आगे आने वाले महीने में लगती है। और जून के बाद यदि मैं बात करूं तो तूर उड़दा के बेल्ट में बात करूं तो मानसून अच्छा रहने की संभावना है। यदि मानसून अच्छा रहता है तो हमें तुअर और उड़द की तरफ से ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें उसकी चिंता खत्म हो जाएगी कि हमारे किसान जो इतनी बुआई कर देंगे, शायद आने वाले दिनों में हमें ये सोचना पड़े कि तुअर को एमएसपी कैसे दें। इसकी हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, ऐसी सोच भी रखते हैं। जहां तक चने की बात है, चने की सप्लाई में सरकार ने देख लिया है, जो कि खोल ड्यूटी जीरो कर दिया। चने की सप्लाई भी मुझे लगता है कि लगभग पूर्ति हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि चने की सप्लाई पूरी हो जाएगी, लेकिन लगभग पूरी हो जाएगी। तो एक सीमा तक ही बाजार को बढ़ने की उम्मीद जुलाई से सितंबर जैसा आपने कहा तो होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, मटर मैंने पहले ही बोला, मटर हमारे पास आवश्यकता से ज्यादा है। ज्यादा ही है। मसूर की बात करें, मसूर सरकार के पास भी ज्यादा है और जी। इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छी सप्लाई है, तो मसूर की तरफ से हमें सोचने की कोई जरूरत नहीं। हम्म। मूंग सरकार के पास 3-3.5 लाख टन है, और जो गर्मी की सीजन की मूंग है उसकी पैदावार भी अच्छी है, तो मूंग की तरफ से भी हमें कोई सोचने की बात नहीं है। और बाहर इंटरनेशनल मार्केट में बहुत मूंग है, यदि कहीं हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसको मंगा सकते हैं। चलिए, तो तो यानी मुझे लगता है बाकी बेल्ट में जुलाई ऑनवर्ड हाँ। हम ये ऐसा करते हैं कि हमें चने को छोड़ के किसी चीज में सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। ओके, यानी चने को छोड़कर यहाँ पर ज़्यादा चिंता नजर नहीं आती है और बहुत ज़्यादा तेज़ी प्राइसेस में देखने को मिलेगी। फिलहाल ऐसा भी नहीं लगता। बहुत शुक्रिया सुनील जी साथ जुड़ने के लिए और वो दालों के बारे में बहुत डिटेल में बात करने के लिए। अजय, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। जब हम लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे इक्विटी बाजार की।